हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम कंप्लीट जीव विज्ञान कवर करेंगे। इसमें वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों शामिल है। जो लूसेंट वाली बुक है जिसमें जीव विज्ञान दिया हुआ है वो पूरा कंपाइलेशन मैंने शॉर्ट वीडियो में ये तैयार किया है, शॉर्ट नोट्स की तरह से। और ये आने वाले यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि साइंस के क्वेश्चन जितने आते हैं लगभग इनसे कवर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। इसके अलावा अगर पूछा जाए जीवधारियों को कितने वर्ग में बांटा गया है तो 5 वर्गों में। ये बांटा किसने, किस वैज्ञानिक ने? इनका नाम पूछा जाता है व्हिटकर, इनका नाम था। व्हिटकर ने जीवधारियों की शाखाओं को 5 वर्गों में डिवाइड किया है। ये कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो पहला है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक टाइप के जीव आते हैं। प्रोटिस्टा में सभी एक कोशिकीय जीव आते हैं और यूग्लिना भी इसी में आता है। पूछा जाता है जो पादप और जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है यूग्लिना किस में आता है? तो प्रोटिस्टा में इसको रखा जाता है। और जितने टाइप के प्रोटोजोआ होते हैं सब प्रोटिस्टा में आते हैं। इसके अलावा पादप की बात करें तो पादप में मांस, लाइकेन वगैरह सब पादप में आ जाएंगे। कवक के बारे में याद रखिए कि कवक की जो भित्ति बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। ये चीज़ पूछा जाता है। जंतुओं में सरीसृप, स्तनधारी, उभयचर, मछली, कृमि, ये सभी जंतुओं के अंतर्गत आ जाएंगे, जंतु शाखा के। नेक्स्ट है जीवों की द्विनाम पद्धति का आविष्कार किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने, जिसमें जो एक वैज्ञानिक नाम होता है एक दूसरा नाम होता है। तो वैज्ञानिक नाम वाली थ्योरी किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। सीधे सीधे वैज्ञानिक का नाम ही पूछा जाता है या फिर मैचिंग में आ जाता है। जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने। जीवन का भौतिक आधार जीवद्रव्य को कहा जाता है। जीवन की इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को। जीवन का भौतिक आधार जीवद्रव्य को। जीवद्रव्य में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है ऑक्सीजन का 76%, कार्बन होता है इसमें 10%, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाला परसेंटेज याद रखना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज 76। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका को सबसे पहले देखा था लीवेनहॉक ने और कोशिका शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने। तो अगर कोशिका की खोज की बात आती है कोशिका के जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्म गैलेप्सेप्टिकमा। गैलेप्सेप्टिकमा, इसको प्रोनाउंस अच्छे से कर लीजिएगा। ये सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है जो कि एक जीवाणु है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। कोशिका में क्या क्या चीज़ें होती है? तो जल होता है 70 to 90%, प्रोटीन होता है 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%। सबसे ज़्यादा जल होता है 70 to 19%, जल की मात्रा पूछी जाती है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है? तो कोशिका भित्ति जो प्रोकैरियोटिक की होती है, इसमें दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक में काफ़ी चीज़ें नहीं होती हैं, याद रखिएगा। यूकैरियोटिक में सब कुछ होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में काल्जिकॉय भी नहीं होता है। केंद्रिका, लिंग प्रजनन, लाइसोसोम, सेंट्रियोल कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे यूकैरियोटिक में सभी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो सेलुलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति होती है ये केवल पादप में पाई जाती है, जंतुओं में पाई नहीं जाती है। तो आगे देखेंगे अभी कोशिका भित्ति क्या होता है। तो ये केवल पादप कोशिका में होती है कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इस लिपिड में शामिल होता है। पूछा जाए अगर कोशिका भित्ति में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं जिससे बनी होती है, जो लिपिड होता है किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। इसके अलावा कुछ और शब्द हैं जैसे राइबोसोम, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है या शक्ति केंद्र कहते हैं। गाल्जी कॉय को यातायात प्रबंधक कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। जो भी हम अगर कोई थोड़ा बहुत भी हम पॉइजन ले लें, अगर थोड़ा बहुत जो जिससे हम मरते नहीं हैं वो इसी वजह से नहीं मरते हैं, लाइसोसोम की वजह से। अगर थोड़ा बहुत चला जाए अंदर, ये नहीं कि पूरा सीसी उड़ेल लिया। नेक्स्ट है केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक हरित लवक, दूसरा अवर्णीय लवक, तीसरा वर्णीय लवक। हरित लवक जो होता है, जो हरे रंग का होता है, इसे रसोई घर कहते हैं। पौधे का रसोई घर हरित लवक को कहते हैं। अवर्णीय लवक भूमिगत तनों और जड़ में पाया जाता है। अवर्णीय लवक। वर्णीय लवक जो पुष्प और बीज बने होते हैं उसमें वर्णीय लवक होता है, जो रंग बिरंगे फूल दिखते हैं। आगे बात करेंगे डीएनए की जो द्विगुणित संरचना है, ये किसने इसका आविष्कार किया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने। किसने मतलब खोज की थी? वाटसन एंड क्रिक ने। यहाँ पे केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक, आरएनए का है राइबोज न्यूक्लिक। और डीएनए में इसमें बेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। और ये जो आरएनए आता है इसमें बस यही थायमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है, बाकी एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन होता है। तो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। डीएनए जो होता है ये केंद्रक में होता है और आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में होता है। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस क्या होता है?
पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में लवक भी पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। जो रंग बिरंगे पौधे दिखते हैं ये लवक की वजह से दिखते हैं। तारक काय इसमें नहीं होता है, पादप कोशिका में तारक काय नहीं होता है, जंतु कोशिका में होता है। तो जंतु कोशिका में एक ही चीज़ एक्स्ट्रा है जो होती है तारक काय, बाकी चीज़ें जंतु कोशिका में नहीं है, सभी पादप कोशिका में ही है। रिक्तिका जो है पादप कोशिका की बड़ी होती है, जंतु कोशिका की छोटी होती है, और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं पादप कोशिका की वो आयताकार होती हैं, जंतु कोशिका की वृत्ताकार होती हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ देख लेते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। मरण होता है इसका प्लीहा का, तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 13 से 20 दिन होता है, ये रंगहीन होती है। आरबीसी का रंग लाल होता है, डब्ल्यूबीसी का रंगहीन। और अगर पूछा जाए आपसे कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो प्लाज्मा का रंग भी रंगहीन ही होता है, मतलब कोई रंग नहीं होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अनुपात कितना होता है? तो 600:1 का अनुपात होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी में। इस डब्ल्यूबीसी का काम होता है हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए तो ल्यूकेमिया यानी कैंसर हो जाता है डब्ल्यूबीसी की वजह से। नेक्स्ट है मानव मूत्र का पीएच मान पूछा जाता है अक्सर, तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6। ये एसिडिक होता है, मतलब अम्लीय होता है। 7 से कम जिसका पीएच रहता है वो अम्लीय रहता है। 7 मतलब उदासीन, 7 से ज़्यादा मतलब क्षारीय। इसमें मानव मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है? 96%। यूरिया की मात्रा होती है 2%। और प्रतिदिन हम कितने लीटर मूत्र उत्सर्जन करते हैं? तो 1.5 लीटर। इसके अलावा जो मूत्र से बदबू आती है वो किसकी वजह से आती है? तो अमोनिया की वजह से, NH3 की वजह से। नेक्स्ट है पर्यावरण। कुछ संस्थान हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, दोनों नई दिल्ली। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा है उत्तराखंड में। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। प्रबंधन की बात की जाएगी मैनेजमेंट की तो भोपाल में, अनुसंधान की बात की जाएगी वनों से संबंधित तो देहरादून में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण दोनों कोलकाता में है। नेक्स्ट है कुछ प्रदूषक पदार्थ हैं जिनसे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से कहाँ का रोग होता है? तो लीवर और किडनी के रोग हो जाते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं उनसे कैंसर हो जाता है। धूल कण से श्वास रोग होता है। सीसा से नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। अगर लंबे समय तक ये प्रदूषक हमारे साथ रहे तो ये सब रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट है रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा चीज़ जिम्मेदार है? तो फाइब्रिनोजन जो है रक्त का थक्का जमाता है। जैसे हमारे शरीर से कहीं कट लग गया तो ब्लड निकलेगा, तो किसकी वजह से जल्दी से जम जाएगा? फाइब्रिनोजन की वजह से। और हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसे नहीं जमना चाहिए, नहीं तो क्लॉटिंग हो जाएगी। तो उसके अंदर ना जमने के लिए क्या जिम्मेदार है? हिपैरिन। हिपैरिन की वजह से ब्लड अंदर नहीं जमता है और फाइब्रिनोजन की वजह से बाहर निकलने वाला ब्लड जल्दी से जम जाता है, जिससे ज़्यादा ब्लड नहीं बहता। ब्लड बैंक को, जो ब्लड बैंक में रक्त रखा जाता है, जो ब्लड रखा जाता है, कितने तापमान पे रखा जाता है? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 4.4 सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। इसके अलावा इसको संरक्षित करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं ब्लड को रखने के लिए? सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रोज। सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रोज कई बार ये क्वेश्चन आया है। पाचन प्रक्रिया कई बार पूछी जा चुकी है। अंतर्ग्रहण पहले होता है भोजन का, फिर पाचन शुरू हो जाता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण, फिर मल परित्याग। मतलब खाना पहले खाएंगे, पाचन शुरू होगा, उसमें जो अच्छे पदार्थ होंगे वो निकाल लिए जाएंगे, उनका स्वांगीकरण होगा, फिर मल परित्याग, जो अवशेष बचा रहेगा उसका मल परित्याग हो जाएगा। नेक्स्ट है पाचन शुरू कहाँ से होता है भोजन का? तो मुख से पाचन शुरू होता है, फिर आमाशय में जाता है ग्रास नली से होते हुए। तो ग्रास नली या ग्रसनी अगर पूछा जाए तो वहाँ पे पाचन होता है या नहीं? तो ग्रसनी या फिर ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, बस बगल बगल में जो श्लेष्म में लगे रहते हैं, जिसे कहते हैं लिपिड्स जो लगे रहते हैं, वो आके भोजन को केवल मिक्स करने का काम करते हैं। ग्रास नली में भोजन नहीं पकता है। आमाशय के बाद पक्वाशय या फिर अग्नाशय जिसे कहते हैं वहाँ जाता है, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में जाता है। तो ज़्यादा जो खाना पचता है वो छोटी आंत में ही पचता है यहाँ पे, इसलिए मैंने बड़ी आंत नहीं लिखा हुआ है। बड़ी आंत में जितना पानी वगैरह बचा रहता है वो सब केवल अवशोषित हो जाता है, उसके बाद खाना जो अवशेष रहता है वो बाहर निकल जाता है। मुख में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंजाइम्स जो होते हैं जो पाचन करने में सहायता करते हैं? तो टाइलिन और माल्टेज। टाइलिन और माल्टेज। मुख में मंड का पाचन होता है, जो स्टार्च होता है उसका पाचन मुख से शुरू हो जाता है। यहाँ पे जहाँ पे इन लगा होगा ज़्यादातर चीज़ें प्रोटीन से संबंधित होती हैं, जैसे पेप्सिन है, यहाँ पे ट्रिप्सिन है, प्रोटीन पाचन में सहायता करती हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त श्रावण का काम होता है यकृत का, और खाने में कहाँ पर मिल जाता है? ये जाके अग्नाशय में। और यहाँ पे हृदय की संरचना मैंने बनाई है। हृदय की संरचना बिल्कुल ऐसी नहीं होती है, लेकिन मैंने समझने के लिए बस बनाया है। तो 4 कोष्ठ अगर पूछा जाए तो 4 कोष्ठ होते हैं। जो इधर वाला कोष्ठ होता है इसमें 2 दरवाजे होते हैं और इधर वाले में 1 दरवाजा होता है। मतलब दायां आलिंद, ऊपर वाला है दायां आलिंद, नीचे वाला है दायां निलय, ऊपर वाला बायां आलिंद, नीचे वाला है बायां निलय। दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में 2 दरवाजे होते हैं। बायां आलिंद और बाएं निलय के बीच में 1 दरवाजा होता है।
अगर पूछा जाए जो सिरा है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, तो सबसे पहले अशुद्ध ब्लड कहाँ पे आता है, तो अग्र और पश्च महाशिरा के थ्रू दाएं आलिंद में आता है सबसे पहले अशुद्ध रक्त। और उसके बीच में जो ये 2 दरवाजे लगे हुए हैं इसके थ्रू, इसी में वॉल्व लगा होता है, इसके थ्रू रक्त जो है नीचे आता है दाएं नीले में, लेकिन ऊपर नहीं जा पाता क्योंकि इस तरह का वॉल्व होता है कि जो चीज़ें हैं नीचे आएँ लेकिन ऊपर ना जा पाएँ। जैसे हम जाते हैं बिग बाज़ार वगैरह में, बिग बाज़ार तो बंद ही हो गया, उसकी बड़ी याद आती है, अब स्टोर्स कई जगह भी बंद हो गए हैं, लेकिन किसी भी मॉल में आप जाएंगे तो जो आपके झोले में लगा दिया जाता है, जो लग तो जाता है लेकिन वो निकलता नहीं है, जिसमें बांध दिया जाता है 2 चेन को, तो उसकी तरह का ये होता है। और इसमें से ब्लड जो है ऊपर नहीं जा पाता। और इसके थ्रू दाएं नीले के बाद ये ब्लड कहाँ जाएगा, जो अशुद्ध वाला ब्लड है पल्मोनरी धमनी के थ्रू फेफड़े में जाएगा। ये इस तरह से नहीं बनी होती, इसमें ऊपर को ऐसे लगा होता है 2, यहाँ पे फेफड़ा इसके पीछे होता है हृदय के, लेकिन बस समझने के लिए मैंने ऐसे बना दिया है। दाएं नीले के बाद पल्मोनरी धमनी में जाएगा। वैसे तो हमने देखा था धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ पे धमनी में जो है पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, तो यही एक अपवाद है जो पूछा जाता है। इसी पल्मोनरी धमनी के थ्रू फेफड़े में रक्त जाएगा, फेफड़े में रक्त शुद्ध होगा, फिर पल्मोनरी सिरा के थ्रू, इस सिरा में हमने देखा था सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी सिरा में जो है शुद्ध रक्त बहता है। जब फ्रेश हो जाएगा, साफ हो जाएगा खून फेफड़े में, उसके बाद जाएगा ये बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद के बाद ये दाएं आलिंद में जाएगा। यहाँ पे बाएं आलिंद के बाद ये बाएं नीले में जाएगा, और बाएं नीले के बाद ये महाधमनी के थ्रू पूरे शरीर में चला जाएगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए, पहले दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त आया, फिर दाएं नीले में गया, फिर पल्मोनरी धमनी के थ्रू फेफड़े में गया, फेफड़े के बाद ये पल्मोनरी सिरा के थ्रू बाएं आलिंद में आया, बाएं आलिंद के बाद ये बाएं नीले में गया, उसके बाद पूरे शरीर में चला गया शुद्ध रक्त। तो ऐसे ये काम करता है। अगर देखा जाए केवल इस तरह पूछा जाए किस साइड में शुद्ध रक्त बहता है, किधर अशुद्ध, तो इधर वाला अशुद्ध होता है, इधर वाला शुद्ध, मतलब बाएं साइड शुद्ध रक्त और दाहिने साइड अशुद्ध रक्त। नेक्स्ट है, अब कुछ रोग देख लेते हैं जिनसे हर बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार। कोई ऐसा व्यक्ति याद करिए जिसमें जो थोड़ा सा गंदे से रहता हो, तो उसको मलेरिया भी हुआ होगा, पायरिया भी हुआ होगा, सोने दिन भर सोता रहता होगा, कभी ना कभी ज़िंदगी में सबको पेचिस होता ही है, और कालाजार। तो ये सभी किससे होने वाले रोग हैं? प्रोटोजोआ से। जीवाणु या फिर बैक्टीरिया से होने वाले रोग, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग यानी टीबी, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, सिफिलिस, ये सब जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। विषाणु से होने वाले रोग, एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, गलसोथ, ट्रैकोमा, खसरा, पीलिया, रेबीज और मेनिंजाइटिस, ये विषाणु से होने वाले रोग हैं। तो ये इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इसका PDF आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ ही सेंड कर दिया जाएगा, जो टेस्ट सीरीज़ UP PCS की चल रही, जिसमें अभी 13 टेस्ट हो चुके हैं। 14 नंबर का टेस्ट जो है इस संडे को होगा। जितने भी PDF हैं सब आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं सबकी एक्सप्लेन्ड आंसर की है कि अगर कोई टॉपिक से कोई क्वेश्चन बन रहा है तो उससे जितने अलग क्वेश्चन बन सकते हैं सब कवर हो जाए। अब विटामिन से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन ए को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? रेटिनॉल। और इससे आँख के जितने भी रोग आएंगे सब विटामिन ए की कमी से होंगे। B1 को थायमिन कहते हैं। बेरी हर बार ये क्वेश्चन आते हैं मैचिंग में, और इसको मत छोड़िएगा, आप चाहे तो लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं ये वाला चीज़। थायमिन ये बेरी इससे रोग होता है B1 की कमी से। B2 की कमी से राइबोफ्लेविन, त्वचा फटना और आँख लाल होना होता है इसकी कमी से। B3 को नियासिन बोलते हैं। B3 नियासिन, इससे पेलेग्रा रोग होता है। B5 से पेंटोथेनिक अम्ल इसे कहते हैं B5 को। और B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, इससे एनीमिया रोग होता है। B7 बायोटीन कहते हैं, इससे लकवा या बाल गिरता है इसकी वजह से, B7 की वजह से। B11 ये फॉलिक एसिड इसे कहते हैं। B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, कोबाल्ट इसमें होता है B12 में, इससे भी एनीमिया होता है। B6 से भी एनीमिया होता है। तो एनीमिया से संबंधित रोग जो विटामिन है वो B6 है और B12 है। विटामिन C को कहते हैं स्कॉर्बिक एसिड, इससे स्कर्वी रोग होता है फिर इसकी कमी से। और विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जिसकी वजह से रिकेट्स होता है। विटामिन E टेकोफेरॉल कहते हैं, जिनसे जनन क्षमता में कमी आती है। के फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का नहीं जमता है के अगर कम रहेगा तो, विटामिन के। नेक्स्ट है प्रोटीन 20 तरह के अमीनो एसिड इसमें पाए जाते हैं, जिसमें से 10 अपने आप शरीर में बनते हैं, 10 हमें अलग से लेना पड़ता है। तो 10 अनिवार्य कहे जाते हैं, 10 जो होते हैं वो अनिवार्य, मतलब
जो अनिवार्य नहीं होते हैं वो 10 होते हैं, जो अनिवार्य होते हैं वो 10 होते हैं। 10 हमारे शरीर में बनते हैं, 10 बाहर से हमें लेना पड़ता है। और प्रोटीन की कमी से 2 तरह के इंपॉर्टेंट रोग होते हैं, इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, क्वासरकोर और मरासमस। क्वासरकोर जो वयस्क और बच्चों दोनों में होता है, मरासमस केवल बच्चों में होता है। क्वासरकोर में शरीर की वृद्धि रुक जाती है, इसके अलावा सूजन आ जाती है, शरीर में भूख नहीं लगती। मरासमस में शरीर दुबला पतला हो जाता है, भूख नहीं लगती है, वृद्धि भी नहीं होती है शरीर की। तो दोनों तरह के 2 रोग हैं। इसके अलावा कुछ संस्थान है। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। दोनों संस्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पोषण वाला और खाद्य प्रौद्योगिकी वाला मैसूर में। कुछ विज्ञान जो हमेशा पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं, यूपीपीसीएस में हमेशा पूछे जाते हैं ये। इथोलॉजी, मानव सहित सभी जंतुओं का व्यवहार इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कुछ विज्ञान ऐसे हैं जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, उनसे क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाता है या फिर हमें पहले से आता रहता है। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं का व्यवहार होता है। एथनोलॉजी इसी तरह का शब्द है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फिर एथनोग्राफी एक होता है, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन, एथनोग्राफी कहलाता है। बायोनिक्स और बायोनोमिक्स दोनों से बार बार प्रश्न आता है। बायोनिक्स क्या होता है? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग। बायोनिक्स अजैव तंत्र से संबंधित है। फिर बायोनोमिक्स क्या है? ये जीवधारियों, एक मिनट, बायोनोमिक्स क्या है? जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध। तो बायोनोमिक्स जो है वो जीवधारियों से संबंधित है, बायोनिक्स जो है अजैव तंत्र से संबंधित है। बायोनोमी क्या है? जीवन के नियमों का अध्ययन बायोनोमी कहलाता है। ओरोलॉजी जो है पर्वतों का अध्ययन होता है। हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन से संबंधित है। सिल्वीकल्चर जो है वो वन संवर्धन से संबंधित है। इसके अलावा कई और होते हैं जो अक्सर सबको याद ही रहते हैं। आगे चलेंगे, वनस्पति विज्ञान पे आता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। पादप जगत को किसने डिवाइड किया अलग अलग शाखाओं में? एकलर ने। इसके अलावा इन्होंने जो मेनली 2 शाखा में डिवाइड किया है वो अपुष्पोद्भिद और दूसरा है पुष्पोद्भिद। अब अपुष्पोद्भिद में क्या क्या आता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। थैलोफाइट को फिर 3 भाग में डिवाइड किया गया है। थैलोफाइट में 3 चीज़ आती है, शैवाल, कवक और जीवाणु। पूछा जा सकता है शैवाल, कवक और जीवाणु किसके अंतर्गत आते हैं? थैलोफाइट्स के। पुष्पोद्भिद में 2 तरह के पुष्प आते हैं, एक गाइनोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म, जिसमें से एक नग्न जीवी कहा जाता है, दूसरा आवृत बीजी कहा जाता है। अब आवृत बीजी को 2 तरह से डिवाइड किया गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। पूछा जाता है ये काफ़ी, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री किसके अंतर्गत आता है? तो आवृत बीजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अपुष्पोद्भिद में क्या होता है? इसमें पौधों में पुष्प और बीज नहीं होता है अपुष्पोद्भिद में, और दूसरे वाले में होता है पुष्पोद्भिद में। अब पहला जो है थैलोफाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। थैलोफाइट यह वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा समूह होता है। इस समूह के पौधे जो हैं थैलस होते हैं, मतलब मोटे ताजे सुखाए पौधे होते हैं। इसमें जड़, तना, पत्ती विभक्त नहीं होते, एक ही तरह दिखते हैं। जो स्थूल टाइप के पौधे होते हैं, आपने देखा होगा कोई नीचे से मोटे से पौधे होते हैं, उन्हीं कहते हैं थैलस पौधे। और इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है, मतलब जो जाइलम फ्लोएम होता है वो थैलोफाइट्स में नहीं होता है। नेक्स्ट है शैवाल। शैवाल जिसे एल्गी कहते हैं, इसके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी। प्रायः ये पर्णहरित युक्त होते हैं, संवहन ऊतक रहित होते हैं, मतलब इसमें संवहन ऊतक इसमें भी नहीं होता है। अभी हमने थैलोफाइट्स देखा था, इसमें भी नहीं होता है। आत्मपोषी होते हैं, मतलब खुद से अपना काम कर सकते हैं, अपना खाना वाना बना सकते हैं। सुकाई, ये भी थैलस बॉडी शैवाल की भी होती है। नेक्स्ट है कुछ शैवाल जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, खाद के रूप में यूज़ होते हैं, हमारे लिए लाभदायक हैं, जैसे नॉस्टॉक, एनाबीन और कैल्प। नॉस्टॉक, एनाबीना और कल्प। नेक्स्ट है औषधियों के रूप में जो यूज़ होते हैं कुछ शैवाल जो इंपॉर्टेंट हैं। क्लोरेला से क्लोरेसिन एक एंटीबायोटिक बनती है। इसके अलावा लिमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनती है। ये सब शैवालों से ही बनती है। ये भी शैवाल है, ये भी शैवाल। क्लोरेला को अंतरिक्ष में यूज़ किया जाता है। क्लोरेला को अगर ले जाके वहाँ पे जो खाना हम नहीं ले जा सकते तो इसी का यूज़ करते हैं, क्लोरेला का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंगाई के बारे में, फंगी के बारे में, कवक के बारे में। इसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। और ये भी पर्णहरित, इसमें पर्णहरित रहित होता है, मतलब पर्णहरित नहीं होता। रहित का मतलब मैं बचपन में समझती थी, रहित मतलब रहता है, लेकिन पर्णरहित का मतलब होता है नहीं रहता है। पर इसमें भी क्लोरोफिल नहीं रहता है, संवहन विहीन होता है ये, मतलब संवहन ऊतक इसमें भी नहीं होता है अभी तक जितना पढ़ा हमने। किसी में भी जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। कवक को में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में जो भोजन रहता है किसके रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काइटिन की बनी होती है, जो हमने पहले भी देखा था वनस्पति विज्ञान वाले में।
मशरूम एक तरह का कवक है, अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो। कवक से होने वाले कुछ रोग, सरसों का सफ़ेद रस्ट रोग जो है कवक से होता है। गेहूं का किट्टू रोग भी इसी से होता है, रस्ट ऑफ व्हीट। गन्ने का लाल अक्षय या रेड रॉट रोग जो होता है कवक की वजह से होता है। आलू का अंगमारी रोग किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से। मूंगफली का मस्सा रोग, ये भी पूछा जा सकता है मस्सा रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से। या फिर रेड रॉट किससे संबंधित है? गन्ने से। ये सब कवक वाले रोग है। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस किसकी वजह से होता है? कवक से। नेक्स्ट है लाइकेन के बारे में। लाइकेन जो है शैवाल और कवक दोनों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कवक का काम होता है जल और खनिज विटामिन को ऊपर तक ले जाना, पत्तियों तक, मतलब उसका जो हरा वाला पार्ट होता है उसकी तरफ। शैवाल जो होते हैं इनका काम होता है प्रकाश संश्लेषण करना। दोनों जो है एक सहजीवी संबंध के साथ, मतलब आपस में मिलजुल के रहते हैं, इससे बने रहते हैं लाइकेन पूरा। आगे चलते हैं। पौधों पे उगने वाले जो लाइकेन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो कॉर्टिकोल्स। अपने पौधों पे, पेड़ों पे अपने लाइकेन टाइप का चीज़ देखा होगा हरा, तो उसे क्या कहते हैं? कॉर्टिकोल्स। कुछ लाइकेन्स का यूज़ भी होता है, जैसे लोबेरिया, इरवेनिया, इमेनिला, इनसे क्या बनाया जाता है? इत्र या परफ्यूम बनाते हैं। परमेलिया सेक्सटिसिस के से मिर्गी की दवा बनती है। आगे चलेंगे, कुछ जीवाणुओं के बारे में देख लेते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूएनहॉक ने। जीवाणु नाम किसने दिया था? एहरेनबर्ग ने। खोज अगर ज़्यादा पूछा जाता है, ल्यूएनहॉक ने खोज की थी। रेबीज की टीका की खोज लुई पास्चर ने की थी। दूध का जो पौष्टिकीकरण है इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। इसके अलावा दूध का जो पौष्टिकीकरण होता है कैसे होता है? तो लो टेम्परेचर पे या तो दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाए तब हो जाएगा, या फिर हाई टेम्परेचर पे दूध को 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट तक गर्म किया जाए। ये आपको हो सकता है किसी वेबसाइट पे दूसरा भी मिल सकता है इसके अलावा, लेकिन लगभग जो स्टैंडर्ड है यही रहता है पौष्टिकीकरण में। नेक्स्ट है, पौधों की जड़ों में क्या क्या रहता है जिसकी वजह से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है? तो राइजोबियम और ब्रैडीराइजोबियम। राइजोबियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का इससे होता है। मृदा में कुछ जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, वो कौन कौन से हैं? एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, क्लोस्ट्रोडियम, ये तीनों चीज़ें रहती हैं मृदा में, जीवाणु होते हैं ये सभी। एग्जाम में पूछे जाते हैं काफ़ी। ये वाला जो एजोटोबैक्टर है ये काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से -18 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? तो सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह ब्रायोफाइटा कहलाता है। सबसे बड़ा समूह भी हमने देखा था थैलोफाइट्स होता है। ब्रायोफाइट जो है सबसे सरल समूह होता है। संवहन ऊतक का इसमें भी अभाव होता है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहते हैं। पूछा जा सकता है डायरेक्टली, वनस्पति जगत का एम्फीबिया किसे कहते हैं? तो ब्रायोफाइट्स को। मृदा अपरदन को ये रोकते हैं और इसका एग्जाम्पल है स्फिग्नस मॉस, जो ब्रायोफाइट्स का जो एग्जाम्पल है, आप इसको दे सकते हैं। ये केवल यही एग्जाम्पल मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा जा चुका होगा। टेरिडोफाइटा क्या होता है? तो इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा इसमें जड़, तना, पत्ती, सब चीज़ जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। जनन क्रिया इसमें बीजाणुओं के द्वारा होती है। संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं टेरिडोफाइटा में। जाइलम फ्लोएम पूरी तरह पाए जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या है? तो लहसुन, प्याज, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, ये सभी एक बीजपत्री के अंतर्गत आते हैं, जिसमें लहसुन और प्याज लिलिएसी कुल के अंतर्गत आता है। सुपारी, ताल, नारियल, खजूर पाल्मी कुल के अंतर्गत आता है। और जितनी तरह के भी ग्रेन्स हैं या फिर बांस, गन्ना, चावल, ये सभी चीज़ किसके अंतर्गत? ग्रेमिनेसी के अंतर्गत आता है। आगे द्विबीजपत्री में क्या क्या आएगा? तो मूली, सलजम, सरसों, कपास, भिंडी, गुड़हल, ये द्विबीजपत्री में आता है, जिसमें मूली, सलजम, सरसों को क्रूसीफेरी कहते हैं। कपास, भिंडी, गुड़हल वगैरह को मालवेसी कहते हैं। कोई चीज़ अगर ना याद रहे एग्जाम में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ज़्यादा पॉपुलर रहता है साइंस में वही चीज़ पूछी जाती है, बस उसमें गड़बड़ी ना हो। नेक्स्ट है टमाटर, सेब, बादाम, नाशपाती, खीर, ककड़ी, परवल, करेला और जितनी तरह के दलहन होते हैं, अशोक, बबूल, छुई मुई, कत्था, मिर्च, बैगन, आलू आदि, ये सभी किस में आएंगे? द्विबीजपत्री में। फिर से देख लीजिए, टमाटर, सेब, बादाम, नाशपाती, खीर, ककड़ी, परवल, करेला, सभी दलहन, अशोक, बबूल, छुई मुई, कत्था, मिर्च, बैगन, आलू, सब किस में? द्विबीजपत्री में। अगला है मूसला, जड़ों का रूपांतर। तो मतलब गाजर, सलजम, चुकंदर, मूली, ये जो हम खाते हैं ये जड़ के रूप में खाते हैं। गाजर, सलजम, चुकंदर, मूली। तनों का रूपांतरण क्या होता है? आलू, बंडा, केसर, प्याज, हल्दी, अदरक जो है ये तनों का रूपांतरण है, तने के रूप में हम इसे ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है जाइलम। क्या होता है? जाइलम एक संवहनी ऊतक होता है जो जल और खनिज लवण का संवहन करता है, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है पेड़ को। अब डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है? तो जाइलम ऊतक को गिनकर जो पौधे की आयु की गणना की जाती है उसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं।
जो गोला गोला बन जाता है काटने के बाद। फ्लोएम क्या होता है, तो ये पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाने का काम होता है फ्लोएम का। जाइलम का काम होता था खनिज लवण और पानी को ले जाके ऊपर तक पत्तियों तक पहुंचाना। फ्लोएम का काम है पत्तियों ने जो भोजन बनाया है उसको पौधे के अन्य भाग में पहुंचाना। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में 2 चीज़ें शामिल होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा पानी। 6 अणु जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 अणु जल के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं C6H12O6। और इसमें 6 अणु पानी के बनते हैं, जल के 6 अणु और 6 अणु ऑक्सीजन के। तो कभी कभी इस जो इक्वेशन है इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो रिलीज होता है उसमें कितने अणु जल के बनते हैं, तो 6 अणु, ऑक्सीजन के भी 6 अणु, पहले कार्बन डाइऑक्साइड के भी 6 अणु होने चाहिए, बस जब बनाते टाइम 12 अणु पानी के होने चाहिए। आगे चलेंगे, पत्तियां जो जल को ग्रहण करती हैं वो किस विधि के द्वारा ग्रहण करती हैं, तो परासरण विधि के द्वारा। और वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं वो किस विधि के द्वारा, विसरण विधि के द्वारा। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल पत्तियों के हरे रंग का वर्णक होता है, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल इसमें कितने टाइप के होते हैं, तो 4 घटक होते हैं क्लोरोफिल के, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। जिसमें हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। नेक्स्ट है क्लोरोफिल के केंद्र में क्या चीज़ पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, क्लोरोफिल में क्या चीज़ पाया जाता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल प्रकाश में किस रंग को ग्रहण करता है प्रकाश से, तो बैगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है क्लोरोफिल, जिससे भोजन बनाने में सहायता मिलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, तो अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी रिडक्शन की वजह से होती है। इसमें 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसमें जल का जो है ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है ग्लूकोज में। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर ग्लूकोज बनता है और जल का ऑक्सीडेशन होकर ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण की 2 अवस्थाएं होती है, एक प्रकाश रासायनिक क्रिया जिसमें ये क्लोरोफिल के ग्रेना में होती है, जिसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन आयन बनते हैं। इस प्रक्रिया के अंत में ATP व NADPH बनता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में मदद करता है। अब दूसरा रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया, यह क्रिया किसमें होती है, क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में। पहली वाली किसमें हो रही थी, क्लोरोफिल के ग्रेना में, और ये वाली स्ट्रोमा में होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा और स्टार्च बनते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर क्या बनता है, शर्करा और स्टार्च। नेक्स्ट है पादप हार्मोन्स, जिनसे हर बार प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन यहाँ पे सभी मैंने लिख दिए हैं। ऑक्सिन, जिसकी वजह से पौधे का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें वृद्धि होती है। जिब्रेलिन्स का काम होता है बौने पौधों को लंबा करने में और फूल बनाने में मदद करता है जिब्रेलिन्स। बस सीधे सीधे यही प्रश्न पूछा जाता है कि जिब्रेलिन्स जो है पादप हार्मोन है या फिर नहीं। साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन है, ये ऑक्सिन के साथ मिलकर जीर्णता को रोकता है, मतलब दुर्बलता खत्म करता है पौधे की। फिर आता है एब्सिसिक एसिड, जो पुष्पन में मदद करता है पुष्प निकालने में। एथिलीन फलों को पकाने में यूजफुल होता है, मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। फ्लोरीजेंस, ये फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है इसको, फ्लोरीजेंस को। ट्राउमेटिन, ये पौधों के जख्म भरने में मदद करता है, ट्राउमेटिन। अब कुछ रोग हैं और किस तत्व की कमी से होते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। आम और बैगन का लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है, जस्ता की। नींबू का डाईबैक और नींबू का लिटिल लीफ रोग तांबे की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरान की कमी से होती है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है, यहाँ पे मार्स और मैग्नीज, ब्राउनिंग बोरान। और लिटिल लीफ डाईबैक नींबू में जो होता है वो तांबे की वजह से। आम बैगन लिटिल लीफ ये जस्ता की वजह से होता है। और धान में जो खैरा रोग होता है वो जस्ते की कमी से होता है। आगे चलेंगे, पत्ती का जो लाल रंग, नारंगी रंग, पीला रंग होता है किसकी वजह से, कैरोटीनॉइड की वजह से। और एक खरपतवारनाशी है जो इंपॉर्टेंट है, ये 2,4-D खरपतवारनाशी के रूप में हमेशा यूज़ होता है, जो काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। फॉर वॉचिंग ग्रेट टाइप क्लासेस।